आपका 15 मई को फर्स्ट शिफ्ट का आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है जो कि समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 25 जी की जिसके प्रश्न जो कि आपके पूछे गए थे 100% रियल क्वेश्चन है। इसके साथ ही साथ देखेंगे कि 2 दिन के बाद छुट्टी के बाद आपका जो प्रश्न का जो तेवर था वो आपका बदला है या नहीं बदला है तो वीडियो के अंत में मालूम चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया था आपका वो पूछा गया था ए से आई यानी कि साई का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो साई का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों इस हिंदी में कहें अंग्रेजी में कहें तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है और हिंदी में एक बात की जाए तो भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करेंगे तो ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है जिसे भारत में खेल के विकास के लिए भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा 1984 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट शिफ्ट में अगर पूछ दिया जाए कि आपका स्थापित कब हुआ था तो दोस्तों उसको आपको हड़बड़ाना नहीं है। ये दोस्तों आपका 1984 में आपका स्थापित हुआ था। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आपका आता है तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं कि युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में कौन है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका पंडित बिरजू महाराज इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड था तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था और ये बनने लायक था। ठीक है, तो देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के मशहूर कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें लखनऊ के कथक घराने में पैदा हुए बिरजू महाराज के पिता अक्षर महाराज और सचा शंभू महाराज का नाम देश के प्रसिद्ध कलाकारों में दोस्तों आपका आता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका पंडित बिरजू महाराज को 1986 में आपका पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार कालिदास सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और इनका जो जन्म है आपका 4 फरवरी 1938 को हुआ था हांडिया में और निधन दोस्तों आपका 17 जनवरी 2022 को हो गया था। इसलिए प्रश्न आपका बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि इनका जो निधन है 1 साल पहले ही आपका 2022 में हुआ है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें 2013 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे तो 1964 में दिया गया था और आपका सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 2016 में दिया गया था। ठीक है, इसके बाद भारत में दोस्तों 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य थे तो 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। तो देखिए पहला है आपका भरतनाट्यम जो कि आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसे जो आपके विकास किए हैं इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए वो आपका कृष्ण अय्यर है, रुक्मणी देवी अनुल्ले है। इसके अलावा इससे जो प्रमुख व्यक्ति हैं यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, लक्ष्मी विश्वनाथ आनंद है, पद्मा सुब्रमण्यम है, मृणालिनी साराभाई है और मल्लिका साराभाई है। ये सभी व्यक्ति आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश संबंधित है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान और आपका बाला सरस्वती और रागनी देवी ये सभी आपके कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा कथकली की बात करेंगे तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। बी एन मेनन को इनको विकासकर्ता के रूप में जाना जाता है। गुरु कुंचुकुरुप, ठीक है, गुरु कुंचुकुरुप, गोपीनाथ कोट्टल, शिवरमन और रीता गांगुली ये सभी आपके कौन है तो आपके कथकली से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं। इसके अलावा उड़ीसा से बात करेंगे तो ओडिसी आपके मुख्य शास्त्रीय नृत्य थे। इंद्रानी रहमान, चार्ल्स फ्रेबी इसके विकास किए हैं और गुरु पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्र, सोनल मानसिंह और शेन रोवेन और मार्ले वारबी ये सभी आपके ओडिसी से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं। मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य थे। राजा भागचंद्र, रवीन्द्रनाथ टैगोर ये आपके विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं और आपके नैना, स्वर्णा, रजना और दर्शना और गुरु बिपिन सिन्हा ये सभी आपके मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा कथक से संबंधित है आपके उत्तर प्रदेश से और आपका लेडी लीला शेख जिससे आपका बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी आपके कथक से संबंधित है। तो आपके लच्छू महाराज का भी ऑप्शन में आपको दिया गया था, लच्छू महाराज का भी आपका आया था तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा किससे तो कथक से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सतरिया से बात करेंगे तो शंकर देव आपके इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जो संबंधित व्यक्ति भी है। मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो बी एन मेनन, कलानी ये आपके केरल से संबंधित है। सुनंदा नायर, कला मंडलम, क्षमावर्ती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन ये सभी आपके मोहिनीअट्टम से संबंधित है। तो बहुत सारे जो प्रश्न है दोस्तों आपका अब क्या हो रहा है कि रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, लगभग 50 से 60% जो प्रश्न है आपका रिपीटेड हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों अभी तक आपका 21 शिफ्ट में एग्जाम है जो कि कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, तो 24 शिफ्ट में एग्जाम आपका कंडक्ट हो चुका है। 24 शिफ्टों में पूछे गए 600 प्रश्नों का प्रश्न उत्तर विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक पीडीएफ को तैयार किया गया है जो कि आपके आगामी शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसे प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जब तक आपका एग्जाम चलेगा आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ है जो कि अपडेट होकर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए जिनको भी लेना है आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो दोस्तों पूछा गया था आपका शाहजहां के पुत्र का क्या नाम था। ठीक है, तो देखिए शाहजहां के पुत्र का नाम दोस्तों पूछा गया था। तो शाहजहां के पुत्र का नाम क्या था तो शाहजहां का आपको मालूम होगा 4 पुत्र था। ठीक है, सबसे बड़ा पुत्र का नाम आपका दारा शिकोह था।
ठीक है। सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या था? दारा शिकोह था। ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका मुगल शाहजहाँ की, तो शाहजहाँ मुगल वंश का आपका पांचवा मुगल सम्राट था। ठीक है। क्या था? पांचवा मुगल सम्राट था। इसके अलावा बात करेंगे फ्रेंड्स, उनका 4 गो पुत्र था। किनका? शाहजहाँ का। तो 4 पुत्र में आपका दारा शिकोह सबसे बड़ा था। इसके बाद औरंगजेब, मुराद बख्श और शाहजहाँ शुजा। ठीक है। ये चारों पुत्र का नाम था आपका शाहजहाँ का। लेकिन जब आपका 1657 में जब बीमार पड़ा तो उनके सभी पुत्रों के बीच क्या हुआ? उत्तराधिकार युद्ध का शुरू हो गया था। ठीक है। उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ था और तीनों को हराकर सिंहासन पर कब्जा किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। और आपके ऑप्शन में भी क्या था? औरंगजेब ही दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। बात कर लें दोस्तों शाहजहाँ का, तो शाहजहाँ किस वंश से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका मुगल वंश से संबंधित शासक है। किस वंश से? मुगल वंश से संबंधित शासक है। और मुगल वंश की स्थापना की बात करेंगे फ्रेंड्स, किसने किया था? बाबर ने किया था। कब किया था? तो ये आपका 1526 ईस्वी में किया था। किस युद्ध के बाद? तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये दोस्तों आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी को हराकर ही बाबर ने भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था। ठीक है। बाबर के बाद आपका कौन हुमायूं मुगल वंश के शासक बना था? तो ये दोस्तों आपका हुमायूं बना था। कब बना था दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबर का मृत्यु है आपका 1530 में हो जाता है। तो 1530 से आपका 1540 ईस्वी तक आपका हुमायूं शासक था। इसके अलावा 1540 में आपका कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध होता है। इसके अलावा शेर शाह का दिल्ली का जो गड्डी है वह हथियार लेता है। इसके अलावा शेर शाह का मृत्यु होता है। तो फिर आपका हुमायूं 1556 में आता है और 1555 में आता है, 56 तक शासन करता है। ठीक है। हुमायूं के बाद बात करेंगे फ्रेंड्स कौन आया था? तो आपका आया था अकबर, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शासक कब बना था? 1556 में बना था। तो आप लोग बताइएगा 1556 से 1605 तक बना था। तो आप लोग के लिए सेकंड क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन आपका है कि 1556 में कौन सा युद्ध आपका हुआ था। ठीक है। जो क्वेश्चन का जवाब देंगे दोस्तों उनके लिए गिव है। तो जो डेली बेसिस पे आपका क्वेश्चन को जवाब देंगे उसको देखा जाएगा, उसको वॉच किया जाएगा और उसको गिव के रूप में एक पुस्तक दिया जाएगा, जिसका हम अपडेट टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिए करेंगे। तो जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका जो आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। डेली बेसिस पर आपका 1 सप्ताह तक उसको वॉच किया जाएगा। 1 सप्ताह तक जो आंसर देते हैं उनको एक बुक भी दिया जाएगा पार्सल के माध्यम से। ठीक है। अकबर के बाद दोस्तों देखें तो आपका जहांगीर है। जहांगीर आपका शासक बना था। जहांगीर कब बना था? तो आपका 1605 ईस्वी में बना था, 1627 ईस्वी तक। ठीक है। इसके अलावा जहांगीर के बाद दोस्तों शासक बना था आपका यही शाहजहां, जो कि दोस्तों आपका 1627 से 1658 तक शासक बना था। इसके बाद इसका बेटा था जो कि आपका औरंगजेब था, जो कि 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन बना था और 1707 ईस्वी में आपका औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन है जो कि आपका होने लगता है। इसके बाद आपका बहादुर शाह आता है, जहांदार शाह आता है, मोहम्मद शाह आता है। इसके बाद करके आपका बहादुर शाह द्वितीय होता है, आपका अंतिम शासक होता है। कौन? बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1757 की लड़ाई में भाग लेता है। इसके अलावा अंग्रेज इन्हें निर्वासित कर देते हैं। कहाँ? तो रंगून निर्वासित कर देते हैं। इसके बाद मुगल वंश का जो शासन था वो आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका बराबर की गुफा कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जब आपका बाघ की गुफा आपका पूछा गया था प्रश्न, तो उसी समय हमने बराबर की गुफा का भी बात आपसे कर दिया था कि बराबर का गुफा आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए बराबर का जो गुफा है आपका जहानाबाद जिले जो कि बिहार में स्थित है। तो आपका बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये बना कब था? तो ये आपका 382 से 185 ईसा पूर्व तक दोस्तों आपका बना था। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो नए बने हैं आपके राजेंद्र विश्वनाथ अलकर। और आपके बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके नीतीश कुमार बने हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है कि अभी वर्तमान में कितने राज्यों के राज्यपाल है जो कि दोस्तों आपका नए बनाए गए हैं? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1 2 3। ठीक है। 3 क्वेश्चन अभी तक हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन के बढ़ने से पहले हम कुछ और बाग हैं जैसे कि आपका अजंता की गुफाएं हैं, भजा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं और आपका कन्हेरी की गुफाएं हैं। ठीक है। ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कर्नाटक की बात करेंगे तो बादामी का जो गुफा है वो दोस्तों आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा बिहार की बात करेंगे तो बराबर का गुफा हमने पिछले वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था। उड़ीसा की बात करेंगे तो देवगिरी की गुफा और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो बोर्रा की गुफा और तमिलनाडु में आपका बरहा की गुफा है। इसके अलावा बाघ की गुफा दोस्तों आपका कहाँ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछला बार। तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में स्थित था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है उसको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 2022 का शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक दोस्तों आपका किस देश में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपका पूछा गया था कि किस शहर में हुआ था। ठीक है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों हमने आपको बताया ही है। ठीक है। तो देखिए
शीतकालीन जो ओलंपिक है 2022 का, वो दोस्तों आपका बीजिंग में हुआ था। बीजिंग आपका एक शहर है, किस देश का? तो आपका चीन का है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो आधिकारिक नारा है वो दोस्तों आपका शीतकालीन ओलंपिक 2022 का वो है आपका एक साथ एक साझा भविष्य के लिए, ठीक है। ये दोस्तों आपका आधिकारिक नारा था। इसके अलावा 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक है आपका आधिकारिक तौर पर केमा ओलंपिक है, तो आपका 24वां ओलंपिक शीतकालीन खेल के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर बीजिंग 2022 के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका पहला जो शीतकालीन ओलंपिक है वो दोस्तों आपका कब हुआ था? तो ये दोस्तों आपका 1924 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 2026 में 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली के शहर मिलान और आपका कटोनिया में आयोजित होगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक है वो दोस्तों आपका किस शहर में होगा? तो ये दोस्तों आपका इटली का शहर है मिलान और काटनिया। देश पूछेगा तो इटली आपको मानना है। इसके अलावा पिछला स्टेप में पूछा गया था आपका कि शीतकालीन ओलंपिक कितने सालों के अंतराल पर होता है? तो इसी क्वेश्चन के फैक्ट्स के तौर पर हमने आपको 2022 का 2026 का आपका बताया था मेजबानी। तो कितने साल के बाद? तो आपका 4 साल के बाद आपका शीतकालीन ओलंपिक होता है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में आपका ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये दोस्तों क्वेश्चन बताइएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिस्मिल्लाह खान जो कि किससे संबंधित है? तो आपका हिंदुस्तान के प्रख्यात कौन है? तो शहनाई वादक हैं। उनका जन्म की बात करेंगे तो डुमराव बिहार में हुआ था। 2021 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है आपका कुछ संतूर वादक हैं, उनको देख लेते हैं, जैसे कि पंडित शिव कुमार वर्मा है, राहुल शर्मा है। इसके अलावा तरुण भट्टाचार्य है, अभय सुपारी है, ये सभी आपके संतूर वादक हैं। तबला वादक की बात करेंगे तो उस्ताद जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, उस्ताद टोपी खान, ये तीनों आपके तबला वादक हैं। सरोद वादक की बात करेंगे तो अमजद अली खां। इसके अलावा अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, ये सभी आपके सरोद वादक हैं। बांसुरी वादक की बात करेंगे फ्रेंड्स तो आपके हरिप्रसाद सुरसिया, पारसनाथ, ये सभी आपके बांसुरी वादक हैं। वीणा वादक के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार की बात करेंगे तो असद अली खां, जिया मोहिउद्दीन डागर और आपका वागरी श्याम सुंदर, ये आपके वीणा वादक हैं। सितार वादक की बात करेंगे तो पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खां, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, ये सभी आपके सितार वादक से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया वन फर्टिलाइजर मिशन के तहत आपका जो भारत सरकार जो शुरू किया है आपका वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना, उसके तहत उसका उर्वरक का क्या नाम था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री उर्वरक जन परियोजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा आपका कौन सा योजना शुरू किया गया है? तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना। इस योजना के तहत यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट, मुरेट ऑफ आउटास, एनपीके को भारत यूरिया, भारतीय डीएपी, भारत ओमपी और भारत एनपीके जैसे भारत के ब्रांड के नामों से बेचा जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका भारत हो जाएगा, ठीक है, भारत हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन भी दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्या पूछा गया था? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपका शपथ के दिन से 5 वर्षों का होता है। साथ ही में साथ 5 वर्ष कार्यकाल आपका उपराष्ट्रपति के साथ किसका होता है? तो राष्ट्रपति का भी होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल आपका कितना होता है? तो आपके 5 वर्षों का ही होता है। मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल आपके 5 वर्षों का भी होता है। सॉरी, मुख्यमंत्री का कार्यकाल आपका नहीं होता है, ना ही आपका प्रधानमंत्री का होता है। ये आपका लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है। इसके अलावा आपको पांचवा जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। पांचवा जो क्वेश्चन आपका है वह है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पांचवा क्वेश्चन, हम 5 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति दोस्तों आपका भारत के संविधान के तहत कौन से भाग में है? तो भाग 5 में है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल भी चर्चा किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। तो पहला कौन है? तो राष्ट्रपति है। इसके अलावा कुछ अनुच्छेद है जो कि आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद जो 63 है आपका, वह है आपका भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है, ठीक है, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 64 क्या है? तो उपराष्ट्रपति को राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए, ठीक है। राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए, आपका अनुच्छेद 64 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 65 की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना। यानी कि अगर राष्ट्रपति आपका किसी देश के दौरा पर है या राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति काम करेंगे। ये अनुच्छेद है कौन सा? तो अनुच्छेद 65 है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन सा अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति की पदवावधि यानी कि कितना 5 वर्ष होता है, जो कि आपका अनुच्छेद 67 में है। उपराष्ट्रपति अपने पद
ग्रहण करने की तारीख से कितने वर्ष, 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। ठीक है दोस्तों। अगला आपका अनुच्छेद 68 है कि उपराष्ट्रपति के कार्यालयों में एक रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराने का समय है। इसके अलावा अनुच्छेद 69 है आपका उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 70 में आपका अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। इसके अलावा अनुच्छेद 71 है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उनसे जुड़े मामले। ठीक है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव से उनसे संबंधित उससे जुड़े मामले हैं, उसका जो निपटारा है वो कौन करता है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव का निर्माण क्या करता है, सॉरी राष्ट्रपति के आपके जितना चुनाव होते हैं उससे संबंधित आपका क्या होता है, निपटारा करता है कौन, तो आपके सर्वोच्च न्यायालय ही करते हैं। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 44। ठीक है। अनुच्छेद 44 है फ्रेंड्स आपका किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 44 है आपका नागरिकों के लिए सम्मान नागरिक संहिता है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल सर्विस कोड। ठीक है। राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। ये दोस्तों आपका कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर 9 लाख रुपए पर कितना टैक्स देना होगा 2021-22 वित्त वर्ष के अनुसार। यदि आप 9 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपको टैक्स देना होगा। तो लेकिन वही प्रश्न पूछा गया था कितना टैक्स देना होगा। ठीक है। तो देखिए जिन टैक्स पेयर्स की आय 6 से 9 लाख रुपए है, ठीक है, जिन टैक्स पेयर की आय 6 से 9 लाख रुपए सालाना है उनको 10% का टैक्स चुकाना होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जिनकी आमदनी 9 से 12 लाख रुपए है उनको सालाना कितना टैक्स देना होगा, तो उनको आपको 15% टैक्स देना होगा। नेक्स्ट का प्रश्न है अगला है 12 से 15 लाख रुपए तक सालाना आय वाले को कितना देना होगा, तो 20% देना होगा। और 15 लाख से ऊपर सालाना आमदनी वाले लोगों को 30% टैक्स देना होगा। इससे संबंधित प्रश्न आपके अगले शिफ्ट में किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने वाला है। ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, माइंड में याद कर लीजिए, जैसे हो आपको उस तरह से आपको इसको याद रखना है कि 9 लाख का कितना टैक्स, 9 से 12 लाख को कितना टैक्स, 15 लाख का कितना टैक्स और 15 लाख से ऊपर वाले को कितना टैक्स है जो कि देना होगा। अगला है आपका द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अमिश त्रिपाठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अमिश त्रिपाठी के द्वारा आपको और भी पुस्तक लिखा गया है जैसे कि द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, द सीक्रेट ऑफ द नागाज एंड द आर्ट ऑफ द वायुपुत्राज। ठीक है। ये सभी जो पुस्तक है वो दोस्तों आपके किसके द्वारा लिखा गया है, तो अमिश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा भी और पुस्तक है जैसे राम सिकवन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता ओरियर ऑफ मिथिला, रावण ऑफन ऑफ और आर्यावर्त। ठीक है। ये सभी पुस्तक दोस्तों देख लीजिएगा एक बार, ये जो तीन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आनंद नील कांटान के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो द राइज ऑफ शिवागामी, असूर टेल ऑफ द वेकुसड और वानर, ये दोस्तों आपके आनंद नील कांटन के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा कवि कात्यायन के द्वारा आपका लंका प्रिंसेस, मैन काज चॉइस, सीताज सिस्टर, द फ्यूचर क्वीन डेंसिटी, ये दोस्तों आपके कवि केतान के द्वारा लिखा गया है। और देवदत्त पटनायक के द्वारा आपका अरण्यक, योग माइथोलॉजी, आई एम डिवाइन, सो आर यू, देवलोक 3, ये दोस्तों आपके नवीन पटनायक जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका पेंडुलर स्टाइल। ठीक है। पेंडुलर स्टाइल किसने शुरू किया है, यानी कि पंडानुलर शैली की शुरुआत किसने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही न्यू क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। ठीक है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिन्हें भारतीय नृत्य भरतनाट्यम की पंडानुलर शैली के प्रमुख संस्थापक माना जाता है। वह दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजावुर जिले के पंडानुर गांव में रहते थे। तो पंडानुलर शैली की शुरुआत किसने किया है, तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ने किया है। किस शास्त्रीय नृत्य से ये शैली संबंधित है, तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु से संबंधित कुछ प्रमुख कलाकार के नाम हमने आपको ऊपर बताए हैं, तो उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री परिवार कल्याण योजना स्टार्ट कब हुआ है, तो इसका शुरुआत आपका 1952 में हुआ है। 1977 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में फिर से नामित किया है। भारत विश्व का पहला देश था जिन्हें सरकारी स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू किया है। शुरुआत आपका 52 में हुआ था, 1977 में नाम चेंज कर दिया गया था और भारत विश्व का पहला देश था जिसने सरकारी स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका पोट्टू रामालू। ठीक है। पोट्टू रामालू का संबंध किससे है, ये आपका
पोट्टू रामालू था या दोस्तों आपका अल्लारू सीताराम था। ठीक है, ये दोनों नाम आपके पूछे गए थे, तो दोनों ही नाम आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। वो आपका स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। कौन दिया था? पोट्टू श्री रामल्लू। ठीक है, का जन्म की बात करेंगे तो 16 मई 1901 को मद्रास में एक ऐसे परिवार में हुआ था जिन्होंने अपने पैतृक स्थान गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश में है अंस्थायी होकर मद्रास जो कि चेन्नई कहा जाता है वहाँ चला गया था। वहीं पर अपना दूसरा घर बना लिए थे। तो अल्लारू सीताराम और दूसरा आपका पोट्टू श्री रामल्लू दोनों आपके यहाँ से तो संबंधित हैं आपके राजस्थान से ही। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण महाराज का संबंध किससे है? तो जैसा कि हमने आपको बताया कथक से है। संगीत कथक की हिंदुस्तानी शैली पर आधारित विभिन्न शैलियों में विभिन्न प्रकार के घराने हैं। तो आपके कथक आपकी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्यों का चर्चा हमने ऊपर के वीडियो में पहले ही कर चुका है। अगला है गणगौर नृत्य किस राष्ट्र से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न था, बहुत ही ईजी प्रश्न था। गणगौर नृत्य आपके राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, तो राजस्थान से संबंधित आपके गणगौर नृत्य है। इसके अलावा कालबेलिया डांस है। कालबेलिया डांस को दोस्तों आपका किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों आपके सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। कौन सा डांस? कालबेलिया डांस को। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका मार्च अप्रैल के दौरान भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा बड़े धूमधाम और भक्ति के साथ की जाती है। फसल, बसंत और विवाह की निष्ठा का उत्सव है। गणगौर पर्व चैत्र के पहले दिन से ही शुरू होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है आपका चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है 2022 के अनुसार? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया बट एल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अगला है 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? 1857 का क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है किसे फ्रेंड्स? तो आपका 1857 की क्रांति को कहा जाता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सैनिक विद्रोह, जो भी नाम ले लीजिए वो आपके 1857 की क्रांति को कहा जाता है। तो आपका लखनऊ से पूछा गया था, तो लखनऊ से दोस्तों आपका बेगम हजरत महल ने आपका नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर बेगम हजरत महल हो जाएगा। लेकिन दबा दिया गया था किस अधिकारी के द्वारा? तो हेनरी लॉरेंस के द्वारा लखनऊ के विद्रोह को दबा दिया गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण स्थान से, जिससे कि आपके 1857 की क्रांति हुआ था, वहाँ पर नेतृत्व किसने किया था? क्योंकि लखनऊ का तो पूछा जा चुका है, तो अगला बारी किसका है? दिल्ली का होना है, कानपुर का है, झांसी का है, बरेली का है, इलाहाबाद का है, बिहार का है। तो दिल्ली में देखिए, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने आपका नेतृत्व क्या था? दबाया किसने था? जॉन निकोलसन, जो कि बहादुर शाह द्वितीय के बारे में हमने ऊपर के वीडियो में अभी आपको बताया है कि मुगल अंतिम सम्राट आपका कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए इसे आपका रंगून निर्वासित कर दिया गया था। इसके अलावा कानपुर से आपका नाना साहेब ने नेतृत्व किया था, सर कॉलिन कैंपबेल के द्वारा इसे दबा दिया गया था कानपुर का विद्रोह। झांसी और ग्वालियर की बात करेंगे तो झांसी से आपका लक्ष्मीबाई ने और ग्वालियर से आपका तात्या टोपे ने किया था, और जनरल ह्यूगो रोज के द्वारा आपके झांसी और ग्वालियर दोनों का विद्रोह को दबा दिया गया था। वहीं पर बात करें बरेली का, तो बरेली में आपका खान बहादुर खां के द्वारा विद्रोह किया गया था और सर कॉलिन कैंपबेल के द्वारा दबा दिया गया था। सर कॉलिन कैंपबेल के द्वारा कानपुर का भी विद्रोह और आपका बरेली, कानपुर बरेली, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, उससे आपको याद रखना है कौन क्या है? तो खान बहादुर खां क्या है। इलाहाबाद की बात करेंगे तो मौलवी लियाकत अली, और इलाहाबाद बनारस से नेतृत्व किया है कर्नल औंसल। ये दोस्तों आपका इस विद्रोह को दबा दिया गया था इलाहाबाद वाला। और बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका कुंवर सिंह के द्वारा, अगला शिफ्ट में शायद आपसे यही पूछा जा सकता है, और विलियम टेलर के द्वारा आपको बिहार का विद्रोह है जो कि दबा दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका अमेरिका प्रोजेक्ट 2022 से, जो कि किस डिपार्टमेंट से संबंधित है? तो अर्थ साइंस डिपार्टमेंट इसका राइट आंसर था। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, किसके जनगणना के अनुसार? तो 2011 के जनगणना के अनुसार आपका शहरी आबादी कितना % है? ठीक है, तो 2000 स्थिति के अनुसार देखिए तो कुल आपका 121.2 मिलियन जनसंख्या में लगभग 377.1 मिलियन जनसंख्या आपका शहरी क्षेत्रों में स्थित है। तो आपका प्रतिशत में दिया गया था या
किस में दिया गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। वहीं पर 15वीं जनगणना के अनुसार देखें यहाँ 15वीं जनगणना क्यों लिखा गया है, तो आप लोग को बता दें कि 2011 का जो जनगणना था आपका 15वीं जनगणना था और स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था। 2021 में जो जनगणना होगा वो आपका 16वां जनगणना होगा। तो वही है 2011 के जनगणना का ये 15वीं जनगणना का ये वो आपका उसके अनुसार भारत का जनसंख्या 1.1 अरब था और शहरीकरण आपका 31.16% था। ठीक है। वहीं पर राज्यों में बात करें तो तमिलनाडु सबसे अधिक शहरीकृत राज्य बना हुआ है, जिसमें आपका आबादी है जो कि आपका 48.4 आपका प्रतिशत आबादी शहरी है। इसके बाद आपका केरल का स्थान है सेकंड पर। इसके अलावा आपका थर्ड पे आपका महाराष्ट्र का है। उसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या देखें तो आपका 833.1 मिलियन है। आपका कल होकर ग्रामीण जनसंख्या भी पूछा जाएगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश 89.97% के साथ सबसे अधिक ग्रामीण वाला राज्य बन गया है। उसके बाद आपका बिहार का स्थान आपका आता है। अगला है गंगा रिवर मेड बाय फ्यूजन ऑफ विच 2 रिवर्स। ठीक है। तो आपको बता दें गंगा जो रिवर है आपका भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा का निर्माण करता है। ठीक है। आपका गंगा का निर्माण आपका गंगोत्री से होता है। आपका देवप्रयाग में दोस्तों 2 नदी आके मिलती है। ये आपका देवप्रयाग मान के चलते हैं। ये आपका क्या है, ये दोस्तों आपका देवप्रयाग है। ठीक है। यहाँ पर 2 नदी आती है, एक ओर से आपका आता है भागीरथी, ये दोस्तों आपका भागीरथी नदी है। इसके अलावा दोस्तों ये एक नदी आपका आता है अलकनंदा। ठीक है। ये दोनों नदियाँ दोस्तों आती है आपका गंगोत्री से निकलती है। इसके अलावा दोनों नदियों का संगम होता है देवप्रयाग में और यहाँ पर दोस्तों ये नदी है जो कि आपका क्या बन जाता है, गंगा बन जाता है। इसके बाद ही गंगा का जो विस्तार है आपके आगे की ओर होता है। तो बताइएगा कि गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ठीक है। सबसे बड़ा शहर बताइएगा कौन सा है गंगा किनारे। तो ये आपका छठा क्वेश्चन है। आज के वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, 6 क्वेश्चन का जवाब हमको कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल गया था और फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा था जो कि बहुत एग्जाम से जुड़े ही था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। बाकी जो आज का जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों कहाँ मिलेगा, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी अभी तक के 24 शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं तो आप मात्र 20 रुपये में व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। आज को मिला दें तो 27 शिफ्टों में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आज का अपडेटेड PDF भी आपको मिलेगा लेकिन रात तक। ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो लगा अच्छा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।